नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा मार्क्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी का जो वॉल्यूम 2 लॉन्च हुआ है एसके झा सर का, उसके वीडियो पार्ट सेकंड को देखेंगे। और दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो फ्रेंड्स हमको कह रहा है कि एक दर्पण दिया हुआ है और उसकी वक्रता की फोकल लंबाई दे रखी है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। तो उसके बीच में संबंध हमको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो दोस्तों एक संबंध होता है कि f बराबर यानी कि r/2 होता है, यानी कि फोकल लंबाई जो होती है वो त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम r की बात करते हैं यानी कि त्रिज्या की, तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2f, यानी कि दोस्तों त्रिज्या होती है वो फोकल लंबाई की दोगुनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ये जो है हमारा ऑप्शन एक का सी, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, r/2f, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। विद्युत वाहक बल का मान E किसके बराबर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए एक विद्युत वाहक किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सर्किट हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए ये सर्किट हुआ, ठीक है। सर्किट में क्या होता है कि विद्युत वाहक बल जो होता है ये ऐसा बल होता है जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है, ठीक है। इस परिपथ में जो है दोस्तों ये विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो लगातार बनाए रखता है, कौन, तो विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों इसको विद्युत वाहक बल को ई द्वारा सूचित करते हैं, किससे, कैपिटल ई के द्वारा विद्युत वाहक बल को सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल का मान ई किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत वाहक बल का मान जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो W/Q के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा W/Q, ठीक है। ये आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम की ओर देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों दाएं हाथ का आपने नियम पढ़ा होगा। दाएं हाथ का नियम में क्या बताया जाता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार उक्त चुंबकीय धारा जो होती है दोस्तों वे वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलती है। कौन सी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, वामावर्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। डैश एक यौगिक नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें हमको ये बताना है कि इसमें यौगिक कौन सा नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये जो लेड है ये यौगिक नहीं है, ये कौन सा है, एक तत्व है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको हम ये बताते हैं कि यौगिक आखिर किसको कहेंगे और तत्व किसको कहेंगे, ठीक है। सिंपल से एक ट्रिक है दोस्तों पहचानने का, क्योंकि दोस्तों हमें एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। इसलिए ट्रिक पर ही काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप निश्चित ही सफलता पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए देखिए जहाँ पे हम बात करते हैं यौगिक की, तो यौगिक को वैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों देखिए केमिस्ट्री में जिसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे चौक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मानते हैं CO2 हो गया। यानी कि दोस्तों जिसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यौगिक होगा, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला नहीं होगा क्या हो जाएगा, वो मिश्रण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि चीनी और पानी का हो गया घोल, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि वो क्या हो जाएगा, मिश्रण। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जिसका फॉर्मूला होगा वो यौगिक होगा और जिसका फॉर्मूला नहीं होगा वो कौन सा होगा, मिश्रण होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो दोस्तों निश्चित अनुपात का जो नियम है इसने प्रस्तावित किसने किया था, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो दोस्तों निश्चित अनुपात का नियम जो है ये जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो निश्चित अनुपात का नियम है आखिर ये क्या है। तो दोस्तों रासायनिक यौगिक जो होता है फ्रेंड्स, रासायनिक यौगिक यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है रासायनिक यौगिक होगा, ठीक है। क्यों, आपसे हम पहले ही बताए थे कि जिसका फॉर्मूला होता है वो रासायनिक यौगिक कहलाता है। तो रासायनिक यौगिक में उसकी अवयवी तत्व जो होते हैं, जो रासायनिक यौगिक में जो तत्व बने होते हैं
उनके द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। उसका द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा कि निश्चित अनुपात का नियम को प्रतिपादित किसने किया था, तो इसका आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए निश्चित ही फायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। ठीक है, मोल जो होता है दोस्तों केमिस्ट्री में मोल, उसकी बोलता है कि सही परिभाषा कौन सी है, इसका बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुना 10⁻20 परमाणु होते हैं। ठीक है, तीसरा है यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। ठीक है, और चौथा है इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मोल संख्या कितनी होती है, तो मोल संख्या बराबर ये होता है 6.022 गुना 10⁻3 होता है ये मोल संख्या। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा है यह पदार्थ से ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और दोस्तों तीसरी बात जो है ये बात सही हो गया। और सी ये पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, यानी कि सी, यानी कि दोस्तों ए सी और डी ये तीनों बातें सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सल्फर डाइऑक्साइड देखिए, तो यानी कि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड है यानी कि ये क्या है, यौगिक है। ठीक है, आपको हम पहले बताया जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, यौगिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की आणविक फार्मूला की। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है, सल्फर भी है और ऑक्साइड भी है। ठीक है, तो सल्फर का क्या होता है दोस्तों, तो इसका आणविक जो होगा कितना द्रव्यमान 32 होगा। ठीक है, प्लस करेंगे और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो यानी ऑक्सीजन कितना होता है फ्रेंड्स 16 होता है ना। ठीक है, तो 16 कितना है तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों 32 हो गया ये, और प्लस 16 कितना होता है 32, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 64 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 64। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 6.4 भी दे रखा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, आप जल्दबाजी में गलत आंसर टिक नहीं कीजिएगा, सही आंसर टिक कीजिएगा, यानी कि 64 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है कि जब कह रहा है कि जब 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि, जब देखिए पीएच वैल्यू के बारे में दोस्तों बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि एक ये लाइन खींची जाती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे दोस्तों ये जो न्यूट्रल होता है ये 7 क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इधर जितनी भी होती है दोस्तों जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन 14 हो गया मान लीजिए। उसके बाद इस इधर जो होता है 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है एंड 0 होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 7 होता है दोस्तों, ये न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, यानी हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 7वां जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होता है, तो हम बताएंगे उदासीन होता है। ठीक है, और इसके बाद इधर राइट साइड जितने भी होंगे दोस्तों ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और इधर जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों यदि हम 7 से यानी कि उदासीन से यदि बाएं तरफ जाएंगे, ठीक है, ये लेफ्ट हुआ ना हमारा, ये लेफ्ट हुआ दोस्तों, ये लेफ्ट तरफ जाएंगे तो जितनी दूर जाएंगे उसकी अम्लता यानी कि एसिडिटी उसकी बढ़ती जाएगी। और दोस्तों यदि हम 7 से इधर राइट तरफ जाते रहेंगे, जितनी दूर जाएंगे उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों यदि हम बात करते हैं एक की, यदि किसी भी तत्व का जो पीएच वैल्यू 1 होगी तो वो सबसे अधिक क्षारीय होगा, और जिसकी 0 होगी तो वो सबसे अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। मैंने आपको क्षारीय बोल दिया था, वो गलत बोला था, अम्लीय होगा। ठीक है, और दोस्तों जिसकी जो है 14 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, बहुत क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, हम थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन में देखिए क्या रखा है कि जब 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं यानी कि इधर बढ़ते हैं राइट साइड, तो हम क्या बताएं दोस्तों, जब राइट साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है। तो दोस्तों क्या करते हैं, और दोस्तों एक बात आपको हम बताना भूल गए, यदि अम्ल होगा तो दोस्तों अम्ल में क्या होता है, H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, H+ आयन देता है अम्ल। ठीक है, और वहीं बात करते हैं क्षार की, तो क्षार जो दोस्तों वो OH- देता है, क्या देता है, OH- क्या देता है, क्षार देता है। ठीक है, तो दोस्तों हमको कह रहा है कि प्रश्न में जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है यानी कि इधर राइट साइड बढ़ता है
तब यह दर्शाता है कि H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होती है। तो सही बात है दोस्तों, जब इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी, और OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए OH क्या बताया था दोस्तों, इधर क्षार होगा। ठीक है, जब इधर हम बढ़ते जाएंगे तो क्या हमारा क्षारीयता बढ़ती जाएगी, इसलिए जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन ये वाला OH माइनस आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Mn यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अम्लता के सही बढ़ना क्रम कौन सा है। ठीक है, तो मैग्नीज का ऑक्साइड जो है दोस्तों, मैग्नीज का सही जो हो जाएगा आंसर इसका MnO2, MnO2 और MnO7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा दोस्तों 25 होती है। मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 होती है, आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में परमाणु संख्या भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों फास्फोरिक एसिड का सूत्र जो होता है रासायनिक होता है, क्या होता है, H3PO4। क्या होता है, H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ बात आपको बता देते हैं फास्फोरिक एसिड से रिलेटेड। दोस्तों देखिए, फास्फोरिक एसिड का प्रयोग जो होता है वो जंग लगी वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों यदि लोहा में जंग लगता है ना, तो उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। यानी कि लोहे में जंग से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जंग से बचाने के लिए। दूसरा दोस्तों, जो दंत चिकित्सक होते हैं यानी डेंटिस्ट जो होते हैं, उसका प्रयोग जो करते हैं दोस्तों, ये फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं दांतों को साफ करने के लिए। ठीक है, तो दांतों को साफ करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम, तो फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये फास्फोरस जो होता है एक तत्व है। क्या है फास्फोरस, फास्फोरस एक तत्व है। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 15। कितनी होती है, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, 15 होती है। आई होप दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बायोलॉजी से कि पहला क्वेश्चन देखिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यदि हमारे शरीर में चोट लग जाता है तो उसकी मरम्मत यदि ठीक होता है चोट, तो उसके लिए किस प्रकार की सेल की आवश्यकता होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, और ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं, जो शरीर में चोट लगती है उसकी मरम्मत के लिए जो होता है वो केवल समसूत्रण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो केवल समसूत्रण का ही प्रयोग करते हैं उस सेल का। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण। साथ ही दोस्तों आपको हम ये भी बताते हैं कि इस प्रकार की जो कोशिका विभाजन होती है वो शरीर की कायिक कोशिका में होती है। यानी कि केवल समसूत्री जो विभाजन होता है दोस्तों, ये शरीर की किस कोशिका में होती है, तो कायिक कोशिका में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कायिक कोशिका में होती है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार की विभाजन में मातृ कोशिका जो होती है विभाजित होकर क्या होता है दोस्तों, जिसमें इस प्रकार विभाजन में क्या होता है कि मातृ कोशिका जो होती है वो क्या होता है, विभाजित होकर नई संतति का निर्माण करती है। क्या करती है फ्रेंड्स, नई संतति का निर्माण करती है मातृ कोशिका विभाजित होकर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बायोलॉजी से ही क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मृत कोशिकाओं से जो उत्तक बना होता है, सबसे पहली बात करते हैं मृत कोशिका की। तो दोस्तों इसका जो होता है, कौन बना होता है, जाइलम बना होता है। कौन, जाइलम बना होता है। उत्तक जो होता है दोस्तों, ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं जाइलम की। तो ये क्या है, एक संवहनी उत्तक है। क्या है, एक संवहनी उत्तक है जाइलम। ठीक है फ्रेंड्स, संवहनी उत्तक है जाइलम। और दोस्तों इसका कार्य जो होता है वो क्या करते हैं, पौधे में जो पानी पहुंचाने का कार्य होता है, खाद्य पदार्थों का पानी पहुंचाने का जो कार्य होता है वो कौन करते हैं, जाइलम करते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम का कार्य क्या है, तो आपको बताना होगा कि पौधे में जो है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को विभिन्न भागों में पहुंचाना है। किसका काम, जाइलम का। और दोस्तों फ्लोएम का काम क्या है, तो खाद्य पदार्थों को पहुंचाना है। किसका काम, तो फ्लोएम का काम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक वृद्धि जो होती है पौधे में, ये किससे होती है, तो इसका देखिए, पहला है लंबवत बीजोतक, दूसरा है पार्श्व बीजोतक, ठीक है, तीसरा है अर्धवर्षीय बीजोतक, चौथा है शीर्ष बीजोतक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
तो दोस्तों इसका आंसर होगा पार्श्व विभेदोतक के कारण जो होता है दोस्तों पौधे में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मेंडल के द्वारा जो है दोस्तों ये प्रदान किया गया था स्वपरागन को। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? तो स्वपरागन को इसकी खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए पीएच के रक्त में पीएच का सीमा कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो होना चाहिए रक्त में पीएच का वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए? 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में यदि आपका रक्त का पीएच वैल्यू होता है तो इसका मतलब आप जो है स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ काम कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पीएच की। तो दोस्तों पीएच जो होता है ये 7 से यदि कम होगा, आपको हम पहले बताए थे 7 से यदि कम होगा तो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 से यदि अधिक होगा तो कौन सा होगा? वो क्षारीय होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अम्ल और क्षार में जो डिफरेंस पूछा जाता है यही पूछा जाता है। तो देखिए अम्ल में क्या होता है कि H+ आयन देता है। ठीक है, और क्षार में क्या होता है? OH- आयन देता है। ठीक है, दूसरी बात 7 से यदि अधिक होगा तो वो कौन सा होगा? क्षारीय होगा, और 7 से यदि कम होगा तो वो कौन सा होगा? अम्लीय होगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, तब जाके आपका आंसर दोस्तों सही हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है हमारा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों कार्यान्वित होती है? तो दोस्तों स्वैच्छिक मांसपेशी जो होती है किस गतिविधि में स्वयं से वो कार्य मतलब वर्क करने लगता है? तो दोस्तों इसमें देखिए जो होगा हृदय का धड़कना। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना और हाथ से लिखना। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिनमें दोस्तों जो हृदय का गति जो होगी ये मेढक का कूदना और ये हाथ से लिखना, ये दोनों दोस्तों जो होता है ये मांसपेशियों का उदाहरण है। किस मांसपेशी का उदाहरण है? तो स्वैच्छिक मांसपेशियों का उदाहरण है। किसका? तो स्वैच्छिक मांसपेशियों का उदाहरण है। कौन कौन सा दोस्तों? मेढक का कूदना और हाथ से लिखना। इसका मतलब आंसर दोस्तों इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो दोस्तों अधिक विविधता उत्पन्न होती है किस प्रकार के प्रजनन में होती है? तो किस प्रकार में होती है? तो दोस्तों इसमें लैंगिक जनन में होती है। किसमें? तो लैंगिक जनन में जो होता है इसमें जनन के द्वारा संपत्ति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है। ठीक है, किसमें होता है? तो 2 युग्मकों का संयोजन होता है, और दोस्तों युग्मक का जो निर्माण होता है वह विशिष्ट गुणित कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? युग्मक का जो गुणक होता है वो किससे होता है? तो द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी यानी कि APAP का सह अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसे चुना गया किसे? तो भारत को चुना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों APAP की। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है क्या? आपको इसकी कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और दोस्तों अब ये जो है संस्था ये किसके द्वारा दी जाती है? दोस्तों एशिया के द्वारा दी जाती है ये भारत वाला संस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। लकड़ी से बना पहला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों लकड़ी से जो पहला उपग्रह लॉन्च करेगा कौन सा करेगा? जापान करेगा। अब दोस्तों बात है जापान की, तो जापान की राजधानी कहाँ पे स्थित है? टोक्यो में स्थित है। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ स्थित है? टोक्यो में स्थित है। और यहाँ की जो मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा कौन सा? टोन है। ठीक है, तो दोस्तों मुद्रा जो है चेंज हो चुका है। और यहाँ के PM कौन है? तो कौन है दोस्तों? योशिहिदे सुगा। कौन है फ्रेंड्स? योशिहिदे सुगा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तो जापान के। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है दोस्तों। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नियुक्त किया गया है इसे मनोज मुकुंद नरवणे को फ्रेंड्स ये शांतनु दयाल को नियुक्त किया गया है। किसे? शांतनु दयाल को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसकी जगह लेंगे SS हसवनी की जगह लेंगे कौन? तो शांतनु दयाल लेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इंडियन आर्मी डे जो है दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं। कब? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। और दोस्तों 2021 में जो ये मनाया जा रहा है ये कौन सा है दोस्तों? तो ये 73वां एडिशन था। कौन सा? 73वां वर्षगांठ मनाई गई थी इंडियन आर्मी डे की। ठीक है दोस्तों, आखिर यह दिन जो है दोस्तों क्यों मनाया जाता है तो आपको हम बता देते हैं। यह दिन जो दोस्तों उस दिन की याद के लिए मनाया जाता है जब जनरल KM करियप्पा ने 1949 में कब कौन थे दोस्तों? जनरल KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश से कमांडर इन चीफ से सेना की
कमान संभाली थी और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे, तो दोस्तों इसका आंसर होगा जनरल KM करियप्पा बने थे। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं 28वें सेना अध्यक्ष की। तो कौन है दोस्तों वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो हमारे देश के 28वें सेना अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCCB के अध्यक्ष किसने इस्तीफा दिया है? तो फ्रेंड्स किसने इस्तीफा दे रखा है? तो दुष्यंत दुबे ऑप्शन है, रोहित पांडे है, फली निर्मल है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा? दुष्यंत दुबे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है SCCBA का, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वीडियो हमारी समाप्त हो रही है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, 43 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम सभी प्रश्नों को फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।